हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू चौहान आपके बीच आज से गणित की क्लास लेकर आया हूँ। जो आपको पता ही है, हमारा चैनल मारवाड़ एजुकेशन हब, जिसमें राजस्थान जी की और मैथ की, तो हम पहले मैथ शुरू कर रहे हैं आज से। तो आप देखना वीडियो, शुरू करते हैं मैथ। तो देखो, मैथ के बारे में पहले नॉर्मल जानकारी लेते हैं। मैथ्स क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में नॉर्मल जानकारी लेते हैं हम। तो देखें, मैथ्स 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 एंड गणित, ये तो सभी को पता है। तो देखो, गणित में हम क्या करेंगे? गणित में हम संख्याओं, मात्रकों और परिणामों का अध्ययन करेंगे। संख्याओं, मात्रकों तथा परिणामों का अध्ययन करेंगे हम। तो देखो, संख्याओं और मात्रकों का परिणामों का अध्ययन करेंगे गणित में। तो देखो, इनका अध्ययन करेंगे। और आपको पता है, गणित में कई गणितज्ञ हैं, जैसे हमारे भारत के आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की। और एक पूछ ले भाई, सबसे पहला गणितज्ञ कौन था? तो देखो, सबसे पहला गणितज्ञ था थेल्स। थेल्स से पहले बहुत सारे आए थे, लेकिन थेल्स सही माना जाता है। थेल्स पहला गणितज्ञ था। और बात करते हैं गणित में, तो गणित की कितनी शाखा है? 3 शाखाओं में बटी हुई गणित। देखो, एक तो है अंकगणित, एक अंकगणित, दूसरी है बीजगणित, तीसरी है रेखागणित। देखो, अंकगणित है, अंकगणित में हम अंकों यानी संख्याओं पर है, ये पूरी संख्याओं पर है। और संख्याओं पर जो हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, यानी इसी पर कार्य करते हैं, संख्याओं पर ही। तो देखो, व्यवहारिक रूप में ये ज्यादा काम आती है। और दूसरी है बीजगणित। तो ये अंक एवं चर जैसे कोई भी x y z कुछ भी मान लेते हैं, यानी इनका मान निकालते हैं, तो वो बीजगणित में हो जाता है। और रेखागणित अंक और रेखा, अंक और रेखा जैसे कैसे? जैसे हम लंबाई इंटू चौड़ाई, किसी का भी आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, कुछ भी। जैसे हमारे इसमें भी बहुत प्रश्नावली आएगी। तो देखो, ये तो हो गई हमारे बेसिक कि भाई गणित क्या है, गणित कितनी शाखाएं है। और ज्यादातर कंपटीशन में यही आती है अंकगणित में ज्यादा आता है। जैसे ले लो, रेलवे में डी ग्रुप, एनटीपीसी, और राजस्थान में पटवारी, अदर काफी भर्तियों में लगभग आते ही हैं। तो देखते हैं हम अब गणित के। देखो, आपको पता है गणित में बेसिक से शुरू होते हैं, तो जोड़ बाकी गुणा भाग से, और ये तो लगभग सभी को आते हैं। तो देखो, जोड़ बाकी गुणा भाग तो सभी को आते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला है जिससे हम कर लेंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला है जिससे हम, यानी पहले किसको सोल्व करते हैं? जैसे कोई इक्वेशन दे दे, उसको सोल्व करना, तो पहले क्या सोल्व करते हैं? तो देखो, वो है v बोर्ड मास। देखो, v का मतलब विजुलेशन ब्रैकेट, मतलब विजुलेशन ब्रैकेट का मतलब बार, यानी बार। फिर है b यानी ब्रैकेट, यानी कोई भी ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट 3 प्रकार के, यानी कोष्टक। o यानी ऑफ मतलब परसेंट में कोई आता है, तो पहले ऑफ, फिर डिवीजन, भाग, मास, गुणा यानी मल्टीपल, ऐड यानी जोड़, अगला है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी बाकी। यानी इस क्रम में हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखो, v बोर्ड मास का मतलब आप समझ गए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे
7 प्लस 14/2 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 6 देख लेते हैं। तो देखो इनमें आपको क्या लगता है पहले क्या सोल्व होगा? देखो इसमें कोष्टक है तो कोष्टक पहले आएगा, तो सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे हम। तो देखो कोष्टक में सोल्व करेंगे, देखो जो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे और जोड़ के माइनस घटा देंगे। तो देखो 6 और 7 13, 13 में से 4 जाएंगे 9 प्लस और ये 7। देखो फिर क्या है ओ इधर है नहीं, क्या है भाग। तो देखो भाग दे सकते हैं हम, 2 का भाग देंगे 14 7 इंटू 7 फिर प्लस 7। तो देखो अब भाग के बाद क्या है गुणा, तो गुणा कर देंगे हम 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 49। अब तो क्या बची जोड़, तो जोड़ लेंगे 49 और 9 58, 58 और 7 65। कैसे भी इक्वेशन हो वी बोर्ड मास से हम सोल्व कर सकते हैं। यानी पहले कौन सा करेंगे भाग, फिर कोष्टक, फिर फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। यानी ये जोड़ बाकी वाले में यही है इंपॉर्टेंट, बाकी तो नॉर्मल है। तो देखिए अब आगे हम जोड़ बाकी से एक आपको बता दें बार कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये बार दे रखा है और बार में अंदर है 7 माइनस 6। तो देखो ये अंदर वाला पहले ही सोल्व होगा। तो देखो 7 में से 6 जाएंगे 1, जो भी बार चिन्ह होगा ना वही लगाना, माइनस का है या प्लस का है वही लगाना, ये भी ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं। जोड़ बाकी वाली तो हो जाएगी, इसके बाद संख्या पत्ती से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो पहली प्रश्नावली हमारी है संख्या पत्ती। संख्या पत्ती देखो संख्या पत्ती में हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो संख्या पत्ती में यानी इसकी फैक्ट परिभाषा पूछ ले नहीं पूछते, लेकिन देखो संख्याओं और इनका गुणधर्म का सुव्यवस्थित नियमों से इसका अध्ययन किया जाता है संख्या पत्ती में। तो देखो संख्या पत्ती में हम बेसिक से लेंगे। तो देखो संख्या पत्ती में लेंगे हम पहले संख्या के बारे में हमें जानकारी लेनी। तो पहले ही मान लेते हैं शुद्ध मान। क्या शुद्ध मान कह देते हैं, या इसी का ही दूसरा नाम है जातीय मान। क्या है जातीय मान। एक और ले लेता हूं, इसका ही सेम ही है, उसको भी साथ ले लेते हैं स्थानीय मान। तो देखो जातीय मान और स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय मान और जातीय मान या शुद्ध मान और जातीय मान एक ही है। तो देखो शुद्ध मान या जातीय मान में होता है यानी जो संख्या दे रखी है वही उसका जातीय मान होगा। कैसी भी क्या भाई पूछ लेगा भाई ये संख्या है और इसमें पूछ लेगा भाई 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान पूछ रहे तो 4 ही होगा, और यहाँ पर 7 का पूछ ले तो 7 ही होगा। तो ये ध्यान रखना। जातीय मान तो समझ में आ गया। फिर है स्थानीय मान। क्या है स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय मान में यही संख्या ले लेते हैं, पूछ लेंगे भाई 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो 4 का स्थानीय मान, इसमें क्या करते हैं जो संख्या होती है ना, जैसे मान लेते हैं ये 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो देखो 4 का स्थानीय मान पूछने के बाद हमें देखना इसके आगे कितनी और संख्या है, यानी इसके इधर दाईं ओर कितनी संख्या और है। तो देखो दाईं ओर कितनी है 3 है, तो जितनी संख्या दाईं ओर है उतने हम 0 लगा देते हैं। तो ये 4 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान। समझ में आ गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ये
तो देखो इसमें पूछ ले कि भाई 8 का जातिमान क्या होगा, तो 8 का जातिमान क्या होगा, 8 ही। जातिमान वही संख्या होती है जिसका पूछ ले भाई कुछ भी, और जातिमान हमेशा कहां से कहां तक होता है, 0 से 9 तक। 0 और 9 के बीच ही होगा, क्योंकि वही संख्या 9 से वापस तो रिपीट हो जाती है, 10 11 यानी इकाई का मतलब यही होती है। और स्थानीय मान चेंज होता है, जैसे यहाँ पर पूछ ले कि भाई 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 7 लगा देंगे और दाईं ओर कितनी संख्या है, 2, तो 2 0 लगा देंगे। समझ में आ गया, ये स्थानीय मान और जातीय मान तो समझ में आ गया। एक है 0, तो पूछ ले कि भाई 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 0 का स्थानीय मान हमेशा, स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही होता है, ये ध्यान रखना कि भाई 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्थानीय मान और जातीय मान। समझ में आ गया सभी को। तो देखो आगे लेते हैं हम, अब देख लेते हैं भाई संख्या कौन सी संख्या है। तो देखो इनमें लेंगे हम इनमें लेते हैं हम पहले प्राकृत संख्या ले लेते हैं। तो देखो पहली संख्या हमारे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या आ जाती है, तो मतलब समझ लेना कि भाई गिनती 1 से 1 2 3 4 यानी ऐसे ऐसे चलती अनंत तक। तो ये संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या तो हो जाएगी गिनती, समझ लो कि भाई 1 से अनंत तक कितना भी लिखो। फिर दूसरी होती है पूर्ण संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या हमें पता चल गई, और पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, केवल इसमें क्या 0 और आ जाता है, बाकी सेम वही, केवल 0 आ जाता है। देखो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या है 0। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से अनंत तक, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। फिर आगे आता है पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या के बारे में पूछ लेते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में हमें पूछ लेते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि भाई पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो प्लस व माइनस दोनों में चलती है। देखो प्लस में भी अनंत तक चलेगी और माइनस में भी अनंत तक चलेगी, तो वे कौन सी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। फिर देखो पूर्णांक संख्या, इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया। तो देखो इसमें कुछ भी आ सकते हैं कि भाई -3 -2 -1 अनंत तक, और इधर 1 2 3 4 यानी प्लस और माइनस दोनों चलती हैं। तो ये तो हो गई पूर्णांक संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या, ये है प्राकृत संख्या। तीनों के बारे में आपको पता चल गया। फिर इनके क्वेश्चन भी देखेंगे हम अभी, तो देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसको हम बोल सकते हैं संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। इन 3 नाम है इसके, 3 नाम है। तो देखो इसमें भाज्य संख्या मतलब यानी भाग जाना चाहिए, यानी क्या, स्वयं यानी कोई भी संख्या स्वयं है 1
अलावा अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाना, अन्य संख्या का भाग जाना कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। यानी तीनों का नाम चेंज एक ही है तीनों। तो देखो ये तो हो गई भाज्य संख्या, यानी किसी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाना चाहिए तो भाज्य संख्या या उसे यौगिक संख्या संयुक्त संख्या ये कह देते हैं। तो देखो ये चार संख्या आपको समझ में आ जाएगी। अगली देखते हैं हम, और अगली देख लेते हैं भाज्य संख्या हो गई और इसका ही विपरीत अभाज्य संख्या। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको हम कहते हैं रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। तो देखो इसमें क्या हो जाएगी कि भाई एक और स्वयं का भाग रहेगा, इसमें स्वयं में एक का भाग रहेगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या या रूट संख्या, तो देखो इसमें उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे पाई, पाई क्या है? पाई एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का कभी अंत नहीं होता है, ये ध्यान रखना, अभाज्य संख्या का कभी अंत नहीं होता है। तो देखो अभाज्य संख्या का अंत नहीं होगा तो पाई का कभी अंत होगा? यानी 3.143 ऐसे ऐसे चलता ही रहता है पाई का मान। तो देखो पाई हो जाएगी, ई हो जाएगी, ऐसे कई उदाहरण है तो अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई। तो देखो आगे देखते हैं हम सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या या इसको असहभाज्य संख्या लिख दो। तो देखो असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो ऐसी दो प्राकृत संख्या, यानी ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका मशक क्या हो? एक। यानी ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका मशक क्या हो? एक, तो उसे क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या। तो इसमें तो खूब उदाहरण है, जैसे देख लेते हैं हम। दो प्राकृत संख्या है और इनका मशक क्या होता है? एक होता ना। जैसे और देख लेते हैं 5 4, यानी इन संख्याओं का मशक क्या होगा? एक। तो देखो किसी भी संख्या यानी कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का मशक एक होगा तो वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ये आगे आपको समझ में। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं हम क्या भाई। क्वेश्चन संख्याओपरि निम्न में असत्य है। निम्न में असत्य है, तो असत्य देखना हमें। पहला है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है कि भाई सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तीसरा हो जाएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है।
और चौथा हो जाएगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखो क्वेश्चन है निम्न में से असत्य है, तो देखो ये क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा ऑप्शन है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। और चौथा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो आपने पहले सही से संख्याओं के बारे में जानकारी ली होगी, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो देखो पहला बिंदु सोल्व कर देते हैं। तो देखो पहला बिंदु क्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखो हमें पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, हम गिनती 1 से अनंत तक, और फिर क्या इसमें पूर्ण, और पूर्ण क्या होती है 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और तीसरी इसमें क्या है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या क्या होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो देखो ये चारों ऑप्शन से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, क्यों, देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है। तो देखो ये तो हमारा राइट, हमें क्या असत्य ढूंढना है। तो देखो पहला तो राइट हो गया, और फिर दूसरा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये भी सही है। और तीसरा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, लेकिन ये 1 से अनंत तक, तो ये भी होगा। फिर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ये कह रहा है कि भाई सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या का 1 से अनंत तक ही है, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो हमारा राइट कौन सा है 4 नंबर। ये हो गया क्वेश्चन। आज इतना ही, कल बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।